हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज भी हम कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर पूछा गया है। हमें फंक्शन दिया गया है, फंक्शन पीस वाइज डिफाइन किया गया है। फॉर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इट इज जीरो, फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो इट इज गिवन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रियल वैल्यू बाहर आएगी। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, भाई एक्स स्क्वायर है और ऊपर रूट है तो हम कैंसिल कर देते हैं। बट हमेशा ये एक्स बाहर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारा एक्स जो रहा हो वो -2 रहा हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 4 और स्क्वायर रूट करके पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर निकालेंगे तो आ गया 2, -2 तो नहीं आया। ठीक है, तो हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स के बराबर ना लिख के अंडर रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, मोड ऑफ एक्स के बराबर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्स तो -2 था लेकिन बाहर तो हमारा 2 आया। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। तो अब हम पहले हमारा जो फंक्शन गिवन है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमारा किसमें चेंज हो गया, ये फंक्शन हमारा चेंज हो गया -x बाय मोड x फॉर x नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड 0 फॉर x इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो एक केस बनेगा हमारा x लेस देन जीरो और एक केस बनेगा हमारा x ग्रेटर देन जीरो। जब हमारा x लेस देन जीरो होगा उस केस में मोड x क्या बाहर देगा, माइनस ऑफ x बाहर देगा। ऊपर क्या है -x, नीचे भी क्या है -x, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। जब x हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस केस में मोड x एज इट इज बाहर दे देगा तो -x अपॉन x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू जीरो पर हमें डिफाइन करके दिया है 0। तो अगर हम x इज इक्वल टू जीरो पे बात करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब इससे कम के लिए हमारा फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है 1 और इसके राइट हैंड साइड के लिए हमारा फंक्शन वैल्यू ले रहा है -1 और 0 पर क्या वैल्यू ले रहा है, 0 वैल्यू ले रहा है। तो ये क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? नहीं, सिग्नम फंक्शन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 0 पर 0 ले रहा है, इधर ये 1 ले रहा है, उल्टा हो गया शायद है ना। इधर ये क्या ले रहा है, 1 ले रहा है और इधर क्या ले रहा है, -1 ले रहा है। तो हमारा 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है? नहीं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो नॉट कॉन्टिन्यूस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो 0 पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 0, गलत। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, गलत। एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें बोला गया है कि आपको y कोसेक्स उसकी पावर रेज की कोसेक्स और फिर ऐसे वो पावर रेज करता जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो है सिर्फ ये जो क्वांटिटी है ये भी तो y ही है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक ऐसे ये जा रहा है तो y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू कोस एक्स रेज टू पावर y लिख सकती हूँ और मेरा y भी यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, नीचे आपका एक फंक्शन ऑफ x है और उसकी पावर में भी फंक्शन ऑफ x है। तो जब हमारे पास इस तरह आता है तो हम क्या यूज करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करते हैं। दोनों तरफ हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लोग y किसके बराबर आ जाएगा, y लोग कोस x। नेचुरल लोग लगाया है हमने। ठीक है, ln लिखेंगे आप नेक्स्ट वाले स्टेप से। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो हम कौन सा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इस तरफ और इस तरफ हमारा डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लोग y का हो जाएगा 1/y dy/dx, राइट। यहाँ पर y एज इट इज रखिए। लोग e कोस x क्या हो जाएगा, 1/cos x और कोस x का क्या हो जाएगा, -sin x प्लस ln कोस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। ठीक बात है यहाँ तक। तो अब यहाँ से मुझे y डैश निकालना है तो y डैश वाली टर्म्स एक तरफ ले जाइए तो y डैश कॉमन आ जाएगा 1/y माइनस ln कोस x। सही बात है, किसके बराबर है, -y sin x बाय कोस x। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस बाय ln कोस x बाय y किसके बराबर है, -y sin x बाय कोस x। और इधर हमारा क्या है, y डैश है प्रोडक्ट में। तो अब ये y इधर जाएगा तो हमारे पास ऊपर बन जाएगा -y स्क्वायर sin x बाय कोस x इज 10x बाय, और ये जो न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 माइनस y ln कोस x। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में हमें फंक्शन दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो थ्रू आउट आर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेट में आपका ये तो सिंपल x लीनियर है, पॉलिनोमियल है, ये तो कॉन्टिन्यूस है। बट कोस 1/x क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? कोस 1/x की अगर मैं बात करूं एट x इज इक्वल टू 0 तो क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा तो हमारा जो कोस के अंदर एंगल है ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोस x मतलब जो थीटा है आपका वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर मैं कोस का ग्राफ बनाऊं तो ऐसे, अब इन्फिनिटी पर वो कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, राइट। हो सकता है कि वो इन्फिनिटी पर जा रहा हो तो वो -1 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है इन्फिनिटी पर, राइट। हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता कि वो इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू ले रहा है, तो हम कोस उस पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी।
ठीक है, चाहे आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाइए, चाहे आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाइए, क्योंकि जब आप जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और जब आप जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, राइट। दोनों ही तरफ आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप इन्फिनिटी पर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई x तो कॉन्टिन्यूस है, बट cos 1/x जो है वो x टेंड्स टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम जीरो की तरफ जाएंगे हमारी वैल्यू जो है वो 1 से -1 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहेंगी, हम एक स्पेसिफिक वैल्यू लिमिट के रूप में नहीं बता सकते, ठीक है। इसने बोला डिसकंटिन्यूस है तो स्टेटमेंट ठीक हो गया। नेक्स्ट में बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस कोस 1/x, क्या ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये अभी अभी हमने देखा कि ये डिसकंटिन्यूस है, तो सम भी क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। जो थर्ड फंक्शन दिया है ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहीं पर अगर थर्ड स्टेटमेंट आपको ये दे देता कि एक्स स्क्वायर इंटू कोस 1/x, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस हो जाता, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई किया है ये आपके जो फंक्शन है उसको कहाँ ले जाएगा, जीरो की तरफ भेज देगा, जो आपका 1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था इन्फिनिटी पर, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स हमारा जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा उसको कहाँ लेकर जाएगा, लिमिट को हमारे जीरो की तरफ ले जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में ये दिया भी हुआ है कि जब ये हमारा बाउंडेड है, ये हमारा जीरो की तरफ चला जाएगा, तो हमारी पूरी लिमिट कहाँ चली जाती है, जीरो पर चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1 दी है कि dy/dx जो है वो क्या देता है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। dy/dx निकाल के हम क्या निकाल देते हैं, स्लोप निकाल देते हैं, किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, आप वहां पर पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, किसकी, टेंजेंट की, बिल्कुल ठीक है। अगर हमें नॉर्मल की चाहिए तो क्या आ जाएगी, -dx/dy, ठीक है। सेकंड क्या बोल रही है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि इफ at डिनोट्स द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फंक्शन पता है, टाइम पर डिपेंडेंट है जो, देन अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करके हमें मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन, सही बात है। अब उल्टा करो, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी, कांस्टेंट टाइम वेरी कर सकती है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हम इनडेफिनिट, फिर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके मुझे क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात इन्होंने सही लिखी है कि ये क्या दे देगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इफ एस ऑफ टी गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एस अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टिकल का एट टाइम टी, देन ds/dt, हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव किया है तो ये क्या देगी, वेलोसिटी। इन्होंने बोला कि ये एक्सेलरेशन बता देगा, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला है कि इफ y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x+1/x-1, साइन इनवर्स x-1/x+1, इनका क्या किया गया, सम किया गया, तो हमें बताना है कि dy/dx क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे y सिर्फ यहाँ दिख रहा है और कहीं y है नहीं, ठीक है। देन मुझे एक चीज और दिख रही है कि यहाँ पर x-1/x+1 है और यहाँ पर इसी का क्या है, रेसिप्रोकल है। फिर मुझे यहाँ पर सीकेंट इनवर्स दिख रहा है, तो मैं इसको कहाँ चेंज कर सकती हूँ, कोस इनवर्स में चेंज कर सकती हूँ। तो सीकेंट इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/x के बराबर हो जाता है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक बात है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाता है, π/2 के बराबर हो जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा, यानी हमारे पास है कि y इज इक्वल टू π/2। इसका डेरिवेटिव करना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें दिया गया है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x, ये इसका एंगल मतलब x दिया गया है, ओके। तो ये जो अंदर दिया है पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सीकेंट x प्लस tan x दिया है, सीकेंट x होता है 1/cos x, tan x होता है sin x/cos x, सम है एलसीएम ले लो, cos x ऊपर बन जाएगा 1 प्लस sin x, sin x को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin x/2 cos x/2, 1 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। नीचे cos x का हमें cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हमें क्या दे देगा कि भाई cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ तक ऊपर बन गया मेरे पास कि cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, नीचे है मेरे पास cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक बात। ये प्लस वाला हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचा cos x/2 प्लस sin x/2, नीचे बचा cos x/2 माइनस sin x/2। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास बाहर tan इनवर्स है, तो अगर मैं tan की कोई आइडेंटिटी अंदर बना पाऊँ तो मेरा tan इनवर्स और tan एक दूसरे आइडेंटिटी की तरह काम करेंगे, कॉम्पोजिशन, तो मैं बाहर निकाल दूंगी डायरेक्ट। तो क्या बनाया जा सकता है, इस तरह का आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया गया है, क्या कर सकते हैं इस तरह की में कि हम इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे मतलब इस पूरे को cos x/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x/2, नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x/2। अब 1 क्या है, tan π/4, सही बात है।
यहाँ पर भी 1 इंटू 10x/2 और 1 को लिख देंगे 10π/4। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये अंदर वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब वापस से यहाँ पर आ जाओ, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका? 10 इनवर्स, अंदर से आ गया हमारे पास 10π/4 प्लस x/2, राइट। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। हमारे पास सिर्फ बच गया π/4 प्लस x/2, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो π/4 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा π/4x और ये हो जाएगा x²/2 और एक नीचे 2 पहले से है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बोला गया है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड इन 0 to इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन किया गया है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। पीस वाइज डिफाइन किया गया है। 0 से 1 आपका ये फंक्शन है, 1 से 2 ये है और 2 से इन्फिनिटी ये है। हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है, ये पूछा गया है। ओके, तो अगर हम f की बात करें तो क्या ये 1 पर कॉन्टिन्यूस है? पहले ये बताइए। तो 1 - 1 0 आएगा, यहाँ से हमारे पास ln1 0 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ से सेम आ रही है लिमिट। 2 पर भी देख लेते हैं, यहाँ से ln2 आएगा और यहाँ से हमारे पास ln2 - 1 प्लस 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ से भी ln2 आएगा। कॉन्टिन्यूस तो है 1 और 2 पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f डैश लिख लेते हैं यहाँ से। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? -2x, इसका डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट 0 हो गया इन दोनों का, इसका आ गया 0.5। ये कहाँ से कहाँ? x 0 से लेकर 1 तक, यहाँ आ गया x 1 से लेकर 2 तक और यहाँ आ गया हमारा x 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हमें चेक करना रह जाएगा कि 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, 2 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो 1 पर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा। 1 पर अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करें तो हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(1 + h माइनस f(1/h)। f(1 + h), तो हम ये वाली ब्रांच चूज करेंगे। नहीं, हम h कहाँ से ले रहे हैं? नेगेटिव साइड से ले। ओके, यही वाली ब्रांच यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 - 1 + h का होल स्क्वायर माइनस f(1) इज 0/h, राइट। यहाँ से आ गया 1 - 1 + h² + 2h। सो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ से आप h कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास ऊपर क्या बच जाएगा? h प्लस h - 2 बच जाएगा। सही बात है, h से कैंसिल हो जाएगा नीचे। नाउ h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 आ जाएगा। सो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है? -2। वहीं अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहें, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस क्या आएगा आपके पास? तो यहाँ पर f(1 + h), 1 + h, कुछ h पॉजिटिव वैल्यू 1 में ऐड करें तो कौन सी ब्रांच यूज होगी? ये वाली। तो आ जाएगा हमारे पास ln1 + h, ठीक है, माइनस f(1) इज 0/h। अब ln1 + h/h की लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगी? एज h टेंड्स टू 0 वो क्या हो जाएगा? ln1, ऊपर क्या आ जाएगा? 0, नीचे भी 0, तो क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 1 + h आ जाएगा, सही बात है, और नीचे वाले h का 1 आ जाएगा। अब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से ये इन्फिनिटी 1 की तरफ जा रहा है, h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगी? लिमिट आपकी 1 आ जाएगी, राइट। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब 1 पर आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 1 पर आप डेरिवेटिव डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें 1 पर डिफाइन किया गया है तो ये गलत हो गया, इसमें भी 1 पर डिफाइन किया गया है, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 1 पर डिफाइन किया गया है, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप 0 से 1 के बीच में आपका -2x है, ठीक है। 2 पर आप खुद से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 2 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। आप जब भी आपको पीस वाइज दिया होता है ना तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप सिंपली यहाँ पर 1 रखकर बता सकते थे -2 आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर 1 रखकर आप बता सकते थे कि 1 आएगा। उस समय आपको पूरा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, किसकी? ln(x/x) की। तो हमारा फंक्शन दिया गया है ln(x/x). तो f डैश x निकाल लेते। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू आ कहाँ रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। यहाँ पर एक हमारा x = 0 तो है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन हमारा वहाँ पर डिफाइन नहीं है, x डिनोमिनेटर में है। नाउ f डैश x हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो हमारे पास आ गया 1 - ln(x/x²। इसको = 0 रखेंगे तो 1 = ln(x), यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? e इज अ पॉसिबल पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। अगर मैं f डबल डैश निकालूँ यहाँ से तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? नीचे वाले का दोबारा से स्क्वायर कर देंगे तो 4, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/x, माइनस ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी 2x हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया -x - 1 -2x सॉरी, और माइनस माइनस प्लस 2x ln(x/x की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह e रखूँ तो क्या आएगा? ln e 1 हो गया, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा -3e प्लस 2e बाई e की पावर 4, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? -e/e की पावर 4
हमारे पास आ गया -1/e³ नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ ऑफ ई निकाल दो, क्या आ जाएगा ln e/e, ln e इज 1, तो 1/e, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट दे रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है मे नॉट एग्जिस्ट एट सम पॉइंट, ऐसे कुछ पॉइंट हो सकते हैं जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो अभी अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, यहाँ पर हमारा जो 1 था वो ऐसा पॉइंट था जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। 0 से 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, -2x से हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 1 से 2 में 1/x करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बट एक्जैक्टली 1 पर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक कॉमन एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो, मोड x इक्वल्स टू 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब जगह आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। यहाँ -1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अगली स्टेटमेंट कह रही है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स में एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट कर सकता है और वो एक फाइनाइट वैल्यू हो सकती है एट सम पॉइंट। सही बात है, फाइनाइट वैल्यू रख सकता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर -1 ही वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की सब पॉइंट्स पर, यहाँ पर इस तरफ 1 आ रही है सब पॉइंट्स पर, तो फाइनाइट वैल्यू डेरिवेटिव की हो सकती है, ये बात भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स में भी इनफाइनाइट एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट्स पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि जब हम पैरेलल टू वाई एक्सेस जा रही होंगे उस समय हमारी जो टेंजेंट है वो क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है एक्स एक्सेस के साथ, और इस वजह से हमारी जो डेरिवेटिव है टेंजेंट की स्लोप है वो क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, राइट। 90 डिग्री है तो स्लोप क्या बन जाएगी हमारी, इन्फिनिटी, 10/90। ठीक है, तो इनफाइनाइट भी हो सकती है कुछ पॉइंट पर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी करेक्ट है। और इसमें हमें जो स्टेटमेंट्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किसके बारे में दिए गए हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में दिए गए हैं। तो पहले हमें फंक्शन दिया है, तो इससे हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा तक कैसे पहुंच सकते हैं, वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं। पहले तो पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, तो एफ डैश एफ डबल डैश चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या है x³ माइनस एक्स हमारे पास फंक्शन है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके हमारे पास पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉसिबल पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा 1/√3 और -1/√3, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम एफ डबल डैश निकालेंगे, जैसे ही हम एफ डबल डैश निकालेंगे तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 6x आ रहा है। तो अगर मैं x की जगह पर 1/√3 रखूँ तो मेरा एफ डबल डैश क्या आ रहा है, एफ डबल डैश मेरा आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बनेगा, राइट। और जैसे ही मैं x की जगह पर -1/√3 रखूंगी तो ये मेरा बनेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, बिकॉज एफ डबल डैश एक्स मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉइंट्स मिल गए मुझे। अब हमें कंपेयर क्या करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को कंपेयर करना है। तो x की वैल्यू फंक्शन में रख के निकाल लेते हैं। जब मैं x की वैल्यू 1/√3 रखूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी मेरी फंक्शन की वैल्यू एट 1/√3, 1/3√3 आ जाएगा, -1/√3, राइट। यहाँ 3√3 एलसीएम बन जाएगा, 1 - 3 यानी कि -2/3√3 आ जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू एट -√3 क्या आ जाएगी हमारे पास, इधर क्यूब करेंगे तो -3√3 -1 यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट, 1/√3 एलसीएम आ गया 3√3 -1 + 3 यानी कि 2/3√3 आ रही है। ये आ रही पॉजिटिव, ये आ रही है नेगेटिव, दोनों डिफरेंट आ रही हैं। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है या लार्जर आ रही है एज कम्पेयर टू लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या मेन पॉइंट था, यहाँ पर बेसिकली आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहा था। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो कभी छोटी तो हो नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटी हो सकती है क्या, अगर वो मिनिमम वैल्यू से छोटी है तो मैक्सिमम कहाँ से बन गई, राइट। तो ये तो गलत हो गया। इसने बोला कि फंक्शन हैज नो लोकल मैक्सिमा, तो वो यहाँ से हमने जस्टिफाई कर दिया कि भाई इसके पास लोकल मैक्सिमा है -1/√3 पर, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही द फंक्शन हैज नो लोकल मिनिमा, ये भी गलत हो गया। यहाँ से हमने पता कर लिया कि भाई इसके पास लोकल मिनिमा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस x³, और हमें पूछा गया है कि ये कैसा फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ओड और इवन कैसे चेक करते हैं, हम x की जगह पर -x रख के चेक करते हैं। x की जगह पर अगर मैं -x रखूँ तो यहाँ आ जाएगा मोड ऑफ -x माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -x³ यानी कि -x³, तो माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, हमें पता है कि x का मोड निकालो या -x का मोड निकालो, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। 2 का निकालो या -2 का निकालो, दोनों का मोड क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड x लिख सकती हूँ। सही बात है, तो ये आ गया मेरे पास मोड x प्लस x³। हमारे पास क्या होता है कि अगर f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर आ रहा है मतलब कि हमारा फंक्शन इवन है। अगर f ऑफ -x माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर आ रहा है मतलब हमारा फंक्शन ओड है। ठीक है, यहाँ पर क्या f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर है, नहीं है, तो मतलब हमारा फंक्शन ओड इवन तो नहीं है। क्या ये माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर है, नहीं, वो भी नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ओड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें हमें दिया गया है कि इफ L1 हमें ये दिया गया है, L2 हमें ये दिया गया है,
और L3 तीन हमें डिफाइन करके दिए गए हैं। हमें पूछा गया है कि जो गिवन इक्वेशन है नीचे इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, L1 में ई रेस टू पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। वो क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर साइन एक्स एज इट इज और साइन एक्स का कोस एक्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ई रेस टू पावर साइन एक्स जो इसका डेरिवेटिव आया, अब मैं इसका वापस से इंटीग्रेशन कर दूंगी तो वापस यही आ जाएगा, दिस प्लस कॉन्स्टेंट टाइप आ जाएगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो L3 है वो क्या है, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये क्या आ गया, ई रेस टू पावर साइन एक्स प्लस सी आ गया। सही बात है कि नहीं। और ये किसके बराबर आ गया, ये L3 के बराबर, ये आ गया हमारा ई रेस टू पावर साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब L2 क्या है, L2 है हमारे पास जो लिमिट वाली डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, कि भाई अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। और ये जो लिमिट है ये किसके बराबर हो जाती है, f डैश x के बराबर हो जाती है, डेरिवेटिव ऑफ f एट x के बराबर हो जाती है, हाँ कि ना। यही होती है डेफिनेशन। क्या आपको एज इट इज डेफिनेशन यहाँ पर दिख रही है कि नहीं। फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पर, ई रेस टू पावर साइन एक्स, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स में ये ले लूँ तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज दिख रही है कि नहीं दिख रही। मतलब जो L2 है वो क्या है आपका, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर साइन एक्स dx है कि नहीं। बिल्कुल, मतलब L2 हमारा L1 के बराबर ही है, बस दो अलग तरीके से लिखा। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स पर। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि L1 L2 के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि जब मैं L3 का डेरिवेटिव करूंगी, L3 क्या है ये, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास L2 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसी का तो डेरिवेटिव है L1। हाँ, L1 और L2 दोनों बराबर है, हाँ कि ना। इसका डेरिवेटिव है L1 और L1 और L2 बराबर है, तो ये बराबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि भाई L3 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, L3 क्या है ये, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या L2 आ जाएगा, नहीं। इसका इंटीग्रेशन करने से L2 नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव L2 है, ठीक है। ध्यान से देखना, L1 जो है वो क्या है, डेरिवेटिव है किसका, ई रेस टू पावर साइन एक्स का। L2 क्या है, वो भी डेरिवेटिव है किसका, ई रेस टू पावर साइन एक्स का। L3 क्या है, इंटीग्रेशन है किसका, किसका, L1 का, ठीक है कि नहीं। ओके, मतलब ये खुद ही ई रेस टू पावर साइन एक्स है। अब यहाँ से कंपेयर कर लो तुम सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें बोला गया है द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ओनली व्हेन। तो हमें कंडीशन बतानी है कि ये जो इक्वेशन है अगर हम उसका जनरल सोल्यूशन निकालें तो वो सर्कल की इक्वेशन को कब रिप्रेजेंट करेगा, क्या कंडीशन होगी। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डी वाई के साथ आ जाएगा बी वाई प्लस के, वेरिएबल सेपरेबल से लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस के वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स आ जाएगा। सही बात है। यहाँ से आ जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। इन सबको मैं इधर लेकर आएंगे। अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स माइनस 2 के वाई इज इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन में क्या कंडीशन है, हमने सर्कल वाला 10 मिनट शो किया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। क्या कंडीशन होती है कि भाई जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है उनके जो कोएफिशिएंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और बराबर तो होनी चाहिए, और किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 के बराबर तो हम सिंपली डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो मेन हमारा क्या हो जाएगा कि दोनों बराबर होने चाहिए और नॉन जीरो तो होने चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों टर्म हमें चाहिए। अगर जीरो ही हो गए तो ये बन ही नहीं पाएगी सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि ए हमारा माइनस बी के बराबर होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों जीरो हो गए ए और बी तो सिर्फ ये आ जाएगी, तो ये तो लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें हमें पूछा गया है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन एक्स एल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस एक्स अपॉन एक्स एम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेसिकली हमें एल और एम की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो हमें दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, एक्स की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 हमारे पास क्या हो जाता है 1, और ये आ जाएगा पाई बाई 2, यानी कि 2 अपॉन पाई हमारी क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हम एम निकाल लेते हैं। एम होगा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब हमें पता है कि भाई कोस x की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, -1 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगी। इससे ज्यादा इससे कम हो नहीं सकती। मतलब कि जो कोस x फंक्शन है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। मतलब ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। लेकिन x हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा बड़ी 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 वैल्यू लेता जाएगा, 1000, 10,000, 4,000, 40,000, 1 लाख, ये बड़ा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि ये बाउंडेड है, इसकी तो वैल्यू बढ़ नहीं रही, इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही आ रही है। तो ये हमारा ओवरऑल जो फंक्शन है वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी कहाँ चला जाता है, 0 की तरफ चला जाता है, 1/x की वजह से, बिकॉज x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है।
कोस एक्स हमारा बाउंडेड फंक्शन था और एक्स हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब वैल्यूज बहुत बड़ी होती जा रही है, तो 1/x कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल हमारा फंक्शन जो है वो जीरो की तरफ चला जाएगा, तो हमारा m क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 2 पाई, स्क्वायर रूट है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई टू ऐसा कुछ हमने ऊपर भी देखा था, तो 1 की जगह पर मैं क्या कर सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर कोस स्क्वायर एक्स बाई फोर, और इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ भाई ये 2 साइन एक्स बाई फोर है और कोस एक्स बाई फोर है, तो क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स बाई फोर प्लस कोस एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर बन जाएगा और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये किसके बराबर आता है, ये हमारा मोड के साथ बाहर आएगा। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई के बीच में, तो अब मॉड्यूलस से बाहर मुझे फंक्शन को निकालना है, बताओ क्या आएगा। अगर x हमारा 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है तो x बाय फोर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x बाय फोर हमारा 0 से लेकर 2 पाई बाय 4 यानी कि पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। अब 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, मतलब एज इट इज हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास आ गया साइन एक्स बाय फोर प्लस कोस एक्स बाय फोर, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स बाय फोर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास कोस एक्स बाय फोर और एक्स बाय फोर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/4, डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। साइन एक्स बाय फोर का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा। फिर हम कर रहे हैं कोस एक्स बाय फोर का इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 साइन एक्स बाय फोर। हमें क्या लिखनी, अपर लिमिट 2 पाई है और लोअर लिमिट 0 है, तो रखिए यहाँ जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास -4 कोस 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 प्लस 4 साइन 2 पाई बाय 4 यानी साइन पाई बाय 2 माइनस 0 रखेंगे तो -4 कोस 0 हो जाएगा प्लस 4 साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, कोस पाई बाय 2 0 हो गया, साइन पाई बाय 2 1 हो गया तो 4 आ गया, माइनस बाहर, यहाँ पर कोस 0 1 हो गया तो यहाँ पर -4 आ गया, साइन 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4 + 4 यानी कि 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बात की गई है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस इज। हमें पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस माइनस एक्स करेंगे प्लस माइनस वाई और इक्वल्स टू 1, यानी कि एक बार आप एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लेंगे, एक बार एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 लेंगे, एक बार माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लेंगे और एक बार माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 लेंगे, और जब बनाओगे तो आपका क्या बनेगा, एक डायमंड शेप बनता है यहाँ पर। ये आपके जो आएंगे ये आ जाएगा 1,0, ये आ जाएगा 0,1, ये आ जाएगा -1,0, ये आ जाएगा 0,-1 पॉइंट। तो ये जो स्क्वायर बनेगा मुझे बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो हमें जो है ये सिमेट्री मिलेगी, ये जो ट्राइंगल है इसी के बराबर होगा बाकी तीनों का एरिया भी, तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं काम चल जाएगा। तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस 1 हाइट 1, तो कितना आ गया 1/2 इंटू 4 कर दीजिए तो आ जाएगा 2, मतलब आपका जो स्क्वायर बना है इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा गया है अगर एक्स एक कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर बाय 1 + x रेज टू पावर 4 कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर x कोई भी रियल नंबर है तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पहली बात। अगर x कोई भी नंबर है तो x रेज टू पावर 4 + 1 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, इनफैक्ट x रेज टू पावर 4 + 1 जो है हमारा वो 1 से भी बड़ा होगा। ठीक है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर अगर हम बात करें तो वो नॉन जीरो है, मतलब हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड होगा सभी रियल नंबर्स के लिए। लेकिन हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो ओवरऑल हमारा फंक्शन भी 0 हो सकता है। अगर हम f(0) निकालें तो क्या आएगा, 0/1 0 ही आ रहा है, मतलब हमारी रेंज में 0 भी जाएगा। इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसी में ऐसे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अपर बाउंड अगर आप निकालना चाहें तो इसका अपर बाउंड आप निकालिएगा, क्या 1 अटेन करेगा ये, क्या एक्स स्क्वायर 1 + x की पावर 4 के बराबर आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर को y अगर हम रखें तो ये हमारा इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y² - y + 1 = 0, तो -1 + -√b² - 4ac, तो क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। ठीक है, तो 1 अटेन नहीं हो रहा है, तो हमारी ये जो है ये पूरा का पूरा हमारी रेंज नहीं बनेगी, लेकिन हमारी जो रेंज होगी वो इसी में कंटेंट होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये 1/2 अटेन करेगा, चेक कीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें बोला गया है द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) फंक्शन हमें ये दिया है एट x = k, एट x = k हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये हमें बोला गया कि ये एक इंटीजर है और ये हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट x, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(x + h माइनस f(x/h), तो रख लो वैल्यू। x की वैल्यू क्या है k, तो x की जगह k रखेंगे और h हम ऐसे रखेंगे, तो ये बन गया हमारे पास k + h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन पाई k + h माइनस f(x), यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k साइन पाई k। ठीक है, बाय h लिमिट
h टेंड्स टू 0 माइनस। अब हमें पता है कि भाई साइन एन पाई जो है वो क्या होता है, 0 होता है एन इंटीजर से। यहाँ से हमें बोला है कि k कोई भी इंटीजर है, तो ये वैल्यू तो 0 है, तो मतलब ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। और यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है ये हर एक इंटीजर पर तो वैल्यू 0 ले रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि हम 0 माइनस ले रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो h क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है। तो k प्लस एच जो होगा वो हमारा k से छोटा होगा, स्लाइटली लेस देन k होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बाहर देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उससे छोटा है, अंदर जो वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए। तो क्या बाहर देगा, ये k माइनस 1 बाहर देगा, इंटू साइन पाई k प्लस एच बाय एच। यहां पर हम पहुंच गए, ठीक है। अभी लिमिट निकालते हैं। अगर मैं h टेंड्स टू 0 करूं तो क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 अगर मैंने किया तो ये बनेगा साइन पाई के, और साइन पाई के फॉर k इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो ऊपर 0 बन गया और नीचे भी 0 है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉपिटल्स लगाना पड़ेगा। एल हॉपिटल्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन पाई के प्लस एच क्या बन जाएगा, कोस पाई के प्लस एच। एल हॉपिटल्स निकाल लिया, मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में किया, एच के रिस्पेक्ट में किया। तो एच का जो कोएफिशिएंट है उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एच का क्या कोएफिशिएंट है, पाई, तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाय एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा हमारे पास, h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस पाई के, बाहर आ गया k माइनस 1 पाई। अगर मैं कोस की बात करूं तो अगर k इवन हुआ, अगर k इवन हुआ तो यहाँ पर कोस k पाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अगर k ओड हुआ तो कोस k पाई क्या आएगा हमारे पास, माइनस 1 आएगा। सही है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, k पर डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं माइनस 1 रेज टू पावर k फैक्टर लिखूं तो k अगर इवन है तो ये क्या बाहर देगा, 1। अगर k ओड है तो ये क्या बाहर देगा, -1। तो सेम है कि नहीं, इवन पर 1 और ओड पर -1। ये फैक्टर जो है वो इसको रिप्लेस कर सकता है। तो हमारी लिमिट क्या बन जाएगी यहाँ पर, k माइनस 1 पाई और -1 रेज टू पावर k। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है कैसे आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। एनडीए प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से वीडियोस चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।